सेक्शन बी और इसमें 21st क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक ये और इनके बारे में मुझे ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जब हमें दो लाइन दी गई होती है और उनका इक्वेशन ये होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का और जिनका जनरल फॉर्मेट आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का जनरल फॉर्मेट। और दूसरे इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये दोनों ही इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब कि क्या इनका कोई इनके वेरिएबल जो कौन कौन है x और y, इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा या बहुत सारा मिलेगा। तो जब सॉल्यूशन एक मिले या बहुत सारा मिले तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो x और y वेरिएबल का तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। तो लेकिन हम इनको बिना सॉल्व किए हुए, हमारे पास एक रूल होता है जो हम लोग चेक करने के लिए बताते हैं कि इनका रेशियो देखते हैं a1 अपॉन में a2, फिर क्या b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों बराबर है, इनका रेशियो अगर तीनों बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि जो दोनों इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, यानी इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। और कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो अगर ये तीनों बराबर है तो याद रखिएगा मैनी सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, हमें मैनी सॉल्यूशन। और एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब भी ये कंसिस्टेंट सिस्टम ही रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन मीन्स क्या कि x की एक वैल्यू निकलेगी और y की एक वैल्यू निकलेगी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है इसका, थर्ड कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के। तो बट लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इसका मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके, अब जैसे कि अगर हमको पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे क्या कि, एक मिनट, यहाँ पर हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन है दो इक्वेशन, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y। और अगर इसी फॉर्मेट में अगर आपको कंपेयर करना है, जैसे मैंने पहले लिखा था ये वाला हिस्सा, ये दोनों इक्वेशन उसी फॉर्मेट में करना है, तो मैं -8 यानी c वाला इधर ले आता हूँ कांस्टेंट टर्म, और इस तरफ क्या बचता है आपके 0, यानी कि 8 अगर इस तरफ आ गया तो इधर क्या बच जाएगा 0। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन में 6x माइनस 4y, और इस तरफ 9 आ गया तो -9, और ये हो गया आपका 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम इनके जनरल फॉर्मेट से इनको कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें a1 मिलता है कितना, a1 कौन हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन का 3। सिमिलरली b1 आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू आपकी -8। फिर उसी तरह दूसरे इक्वेशन से हम लोग a2 की वैल्यू आपकी 6, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -9। तो अगर हम इनका रेशियो चेक करें तो सबसे पहले अगर हम a1 अपॉन a2 को देखें
तो 3/6 लिख सकते हैं और ये आपको कट के यहाँ पर 1/2 आ गया। उसी तरह B1/B2 के रेशियो को अगर हम देखें तो B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -4 है। ये कट के आपका कितना हो जाएगा 1/2 और ये माइनस यहाँ बीच में, ठीक है। और C1/C2 की वैल्यू -8/-9, ये दोनों नहीं कट गए, तो ये क्या हो गया आपका 8/9। तो यहाँ से हम रेशियो से देख पा रहे हैं कि A1/A2 ही बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। और ये वाला कंडीशन किस केस में आता था, तो आप अगर ऊपर आपने पढ़ा है तो याद कीजिए यहाँ पर कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या देखा था, कौन सा कंडीशन था आपका, ये सेकंड कंडीशन। यहाँ देखो ये क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम, और उसमें कितना, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है, 1 सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इसमें इन गिवन फिगर ABCD ट्रेपीजियम के आपके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें एक 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, जैसे कि इसमें AB जो है पैरेलल है CD के, और वो दिया गया भी है। और इसमें एक्स्ट्रा में एक और भी चीज़ दिया हुआ है कि ये जो EF लाइन है ये भी पैरेलल है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। और ये प्रूफ में क्या देख रहे हैं हम लोग कि AE यहाँ से यहाँ तक है, ED यहाँ से यहाँ तक है, FC यहाँ से यहाँ तक है आपका, और BF यहाँ से यहाँ तक है। यार अब हमें ये सोचना और कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कैसे दिमाग में आएगा। तो जिस तरह से ये अगर आपको थोड़ा सा याद आ गया हो कि ये जो रेशियो है ये ट्रायंगल वाले कंसेप्ट से हम यूज करते थे, जहाँ पर BPT या सिमिलरिटी वाला कुछ कंसेप्ट लगाते थे। और जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमें पैरेलल के बारे में दिया हुआ है, तो दिमाग में सबसे पहले हमारे पास BPT कंसेप्ट याद आना चाहिए कि BPT में क्या होता था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन हमने पैरेलल खींच दिया है ट्रायंगल के किसी एक साइड के, यानी एक लाइन पैरेलल हो गया ये, और ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, इसके अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिखते थे, मान लीजिए इस लाइन ने ट्रायंगल को P और Q पॉइंट पे काटा है, तो क्या होता था BPT थ्योरम कि AP/PB = AQ/QC। तो लेकिन ये कब होता था, जब आपको पैरेलल दिया हो रहे कोई एक लाइन किसी साइड के। अब यहाँ पर तो उस तरह का कोई प्रॉपर ट्रायंगल बनानी है, हमको देखना है या कुछ ट्रायंगल जैसा हमको बनाना है ताकि हम BPT को यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देते हैं कि हम BD को ज्वाइन कर देते हैं, BD को ज्वाइन कर देते हैं। BD को ज्वाइन करने से हमारे पास मिलता क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाता है, जैसे कि एक ट्रायंगल नहीं, जैसे कि ABD हो गया आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ से देख सकते हो BCD, ये हो गया आपका एक, ये ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल हो जाएगा, तो हम थेल्स थ्योरम लगा या BPT यूज कर सकते हैं। थेल्स या BPT एक ही है आपका। या इस वाले ट्रायंगल में देखो कि ये वाला लाइन इसके भी पैरेलल है, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर भी हम BPT यूज कर सकते हैं। और BPT यूज करके कुछ हम इसी तरह का रिजल्ट निकालेंगे और हम उन्हें इक्वेट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है निकाल देंगे। प्रूव करना है, सॉरी, तो हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्ज़ाम में हमें लिखना ऐसे है, गिवन कि हमें दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, और उस ट्रेपीजियम में AB जो है साइड वो पैरेलल है किसके, CD पर। फिगर पे ध्यान दें, CD के पैरेलल, सॉरी, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AE/ED = BF/BD
अपॉन में एफ सी। तो इसके लिए हमें क्या एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि भाई हमें बीपीटी या जो भी लगाना आता है वो ट्रायंगल से रिलेटेड आता है। तो हमने ट्रायंगल बनाना था, ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया, या तो आप ए को सी से भी मिला सकते हैं या बी को डी से भी। तो मैं एक को मिला देता हूँ किसको, बी और डी को। कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी, बी डी ज्वाइन किया हमने, ये आपका यहाँ से यहाँ बी डी ज्वाइन कर दिया हमने। अब मान लिया कि ये ई एफ को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि इन ट्राइंगल ए डी बी ले लेते हैं हम लोग, ए डी बी में ई पी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। देख पा रहे हैं, ई पी जो पैरेलल है किसके, ए बी के हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा ई एफ पैरेलल अगर ए बी के है तो ई पी भी ए बी के पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल है, और पैरेलल जैसे हमने लिख लिया तो इसके बाद तुरंत हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसे आप थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, बाय बीपीटी। तो बीपीटी में क्या हमने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ अपॉन ये और ये अपॉन ये लिखते हैं ऐसा। तो मैं यहाँ पर बताऊँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई डी अपॉन में क्या ए ई लिखा हमने, ठीक है नीचे, और फिर इक्वल टू क्या, पी बी या बी पी, सॉरी बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल अपॉन में ई ए इक्वल टू डी पी अपॉन में पी बी, ये लिखा। सिमिलरली उसी तरह अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, कौन सा, बी सी डी, और उसमें पी एफ पैरेलल कर दें सी डी के, तो वहाँ से हम देख सकते हैं क्या निकलेगा। तो अगेन इन ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ भी बना लेता हूँ, एक मिनट, क्या था, और यहाँ से इनका नाम ए बी सी डी, यहाँ पर ई और ये एफ, और यहाँ हमने एक ज्वाइन किया था डी को, और जो इंटरसेक्ट कर रहा था आपको कहाँ पर, पी पॉइंट पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल में अब कौन सा नाम है आपके पास, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में हम देख रहे हैं कि पी एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी के पैरेलल है। तो हम थे बाय बी पी टी क्या यूज कर सकते हैं, बाय बी पी टी बी एफ अपॉन में एफ सी इक्वल टू बी पी अपॉन में पी डी, ठीक है, बी पी अपॉन में पी डी। अब एक चीज़ है कि एक ये वाला इक्वेशन देखो और एक ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें BP है, इसमें PB है, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BP और PB एक ही चीज़ है, इसे आप BP भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर PD है और ये क्या है, DP है, सेम उसी की तरह है। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर PB डिनोमिनेटर में है, और यहाँ वही PB बोलो या BP बोलो ये न्यूमरेटर में है। और DP यहाँ न्यूमरेटर में है और PD यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो मुझे अगर उसी के जैसा अगर बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन रेसिप्रोकल कर देता हूँ दोनों तरफ इस इक्वेशन में। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, FC ऊपर चला जाएगा, BF नीचे आ जाएगा,
और PD ऊपर चला जाएगा और BP नीचे चला जाएगा। और अगर अब मैं इस इक्वेशन इसको सेकंड बना लूँ और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, अरे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, PD अपॉन में BP, ये BP को PB को BP और DP को ये, तो ये दोनों क्या है, सेम हो गए आपके। अगर दोनों का इधर वाला हिस्सा बराबर है तो इस तरफ वाला यानी LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया आपका DE अपॉन में EA इक्वल टू FC अपॉन में VF, ठीक है। और हमें प्रूव करना था क्या, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE और FC अपॉन VF, यानी ये वाला हिस्सा हमें प्रूव करना था। साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर है तो सेम चीज़ लेकिन उल्टा आया है, तो फिर से हम एक बार रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कितना बार भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम लोग, बस दोनों तरफ होना चाहिए। तो मैं इसी को यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिख दूँ कि EA अपॉन में DE, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हमने इक्वेशन के दोनों तरफ किया है रेसिप्रोकल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपका E अपॉन DE और ये आपका VF अपॉन, क्या अब मैच हो रहा है जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर देखो आप AE अपॉन ED, भैया ये EA बोलो या AE बोलो, और फिर DE ED लिखा हुआ इन्होंने, हम इस DE को ED भी लिख सकते हैं। और VF जो है हम VF को VF ही लिखेंगे और नीचे में FC। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आपको ऐसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें और पार्ट है इसका, इसमें क्या दिया हुआ है कि इन फिगर AD आपको दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। DB की वैल्यू ये 9 सेंटीमीटर दी गई है और AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये एंगल दिया हुआ है और फाइंड ABC, यानी ये एंगल हमको निकालना है। तो यार ये कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो जिस तरह से ट्रायंगल में कुछ साइड के पार्ट्स दिए गए हैं और कुछ एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे कि हम अच्छा जैसे भी हमने किया तो ये थेल्स थ्योरम में या BPT ऑफ थेल्स थ्योरम जैसा कुछ रिलेटेड लग रहा है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें आपको यहाँ पर ये B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है और यहाँ पर एक ऐसे लाइन दिया हुआ है और ये पहले हमें नहीं दिया हुआ है कि पैरेलल है, ठीक है। ये हमें 48 डिग्री यहाँ दिया हुआ है और इनका यहाँ पर नाम D, ये E, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें 6, 9, 8 एंड 12 देते हैं। तो जिस अभी हमें क्या है कि चारों पार्ट दे दिया गया है, तो क्या हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास AD और DB सब दिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं क्या AD अपॉन में DB का रेशियो क्या है। तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर और ये कट गया आपका 2 और ये 3, 2/3 हो गया। फिर अगर आप देखो AE अपॉन में EC निकालो, इनका रेशियो दूसरी साइड वाले का, तो ये 8 अपॉन में 12 होता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी इसका रेशियो 2/3 आया। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन या जो भी वैल्यू कह लो आप, क्या हो रहा है कि दोनों बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो यानी इस बार ये चीज़ हमको पहले से गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं था, इनके भी आपसे हमने निकाला कैलकुलेट करके। अच्छा, जब ये बराबर हो यानी ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा, ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा, इनका रेशियो बराबर हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT का थ्योरम लगता है। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स भी कह सकते हो। कन्वर्स क्यों, क्योंकि पहले हमें क्या होता था, पैरेलल दिया होता था और हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करना होता था, लेकिन इसमें उल्टा है। इस बार इसमें हमें क्या है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कि दोनों तरफ के साइड जो है प्रोपोर्शनल है और हमें बताना नहीं है, मतलब जो भी चीज़ निकालना है उसके लिए ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि ये पैरेलल है।
तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कब बराबर होता है, जब डी पैरेलल होता है बीसी के। यानी ये प्रूफ हो गया कि डी जो हो गया बीसी के पैरेलल हो गया। और हमें पूछा था इस एंगल के बारे में, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन जब ऐसी होती है और कोई लाइन अगर उसको ऐसे इंटरसेक्ट करे तो जितना एंगल इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही इसकी होगी। इन दोनों एंगल को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल हो गया बीसी के, एंड एंगल जो ये 48 डिग्री है जिसको हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी ये वाला एंगल दोनों बराबर हुआ। क्यों? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। तो इसलिए ए डी बी की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है क्या 48 डिग्री, यहाँ पर मैंने लिख दिया। एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास 48 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू 48 डिग्री आंसर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर A प्लस sin रेज़ टू पावर 4A की। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ पर साइन पावर 4 है। तो सबसे पहले अगर 4 वाला तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, जो भी है स्क्वायर में है, तो इसलिए पहले इसको स्क्वायर में चेंज करते हैं। और वो करने के लिए हम सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो साइन स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है तो 1 मिलेगा, और प्लस साइन स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए मिलेगा। कॉमन लेना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये हो गया, अच्छा हमें बोला गया था कि हमें दिया हुआ था कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दी गई थी। अब किसी भी तरह हम क्या करेंगे, इन साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। जैसे कि ये साइन स्क्वायर है तो अगर मैं सिर्फ इसी की वैल्यू निकालूँ साइन स्क्वायर थीटा की, तो जो इसके साथ कॉस स्क्वायर प्लस हो रहा है उस तरफ जा करके माइनस हो जाएगा। हमें जिसकी ज़रूरत होगी वैसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकता हूँ कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 प्लस ये साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख दिया हमने यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक तो आप अलग अलग ऐसे गुना भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सावधान देखो कि हमें दिया हुआ है कि 1 जो है किसके इक्वल है, कॉस और इसके इक्वल है। तो यहाँ पर भी जैसे आपने देखा कि कॉस स्क्वायर ए है, अगर 1 के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो शायद इसको एलिमिनेट कर देगा और हमारा सवाल छोटा हो जाएगा। तो मैं 1 के जगह पर मैं यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 के जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, कॉस ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ये जो माइनस है यहाँ रख दिया मैंने, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर 2 बार 1 है, तो क्या 2 बार हमें रखना चाहिए? रखना है तो रख दो। जैसे कि इस एक के बदले जैसे यहाँ पर हो गया कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये प्लस यहाँ आया, फिर ये दूसरे वाले 1 के जगह पर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ लास्ट में जो है आपका कितना है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रख दिया। यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बचा है क्या, कॉस ए। और इस ब्रैकेट में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर ए, हमने फालतू का ही से वो चेंज किया था, चलो इसको वापस 1 ही कर देते ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ में देखो कि ये जो कॉस ए है, ये वाला हिस्सा कॉस ए, और यहाँ पर ये दोनों मिल करके कितना मिल जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा आपका, सॉरी ये आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये इसके बदले 1 ही लिख दो, और ये जो सिंपल बचा ये क्या बचा आपका, कॉस ए बचा। ठीक है, ये सब बात समझ में आई? ठीक है, इस 1 के बदले हमने ये लिखा था, इस 1 के बदले ये लिखा था, ये माइनस की जगह पर ये माइनस, और ये कॉस स्क्वायर की जगह पर ये करने से क्या हुआ, ये दोनों ख़त्म हो गया हमारे पास। और
इसको और भी अलग तरीके से कर सकते थे, ये सबसे बेसिक तरीका था कि जो दिया हुआ है बस उसके बदले हमने लिख दिया। अच्छा, फिर से मैं यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि इसके बदले ये 1 यहाँ पर है और ये क्या है, कॉस है यहाँ पर है। अब इसके बाद अब क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी गई है कॉस के, तो वापस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो गया ये कॉस है, और प्लस इस कॉस से दोबारा वापस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। और हमें ये एक्चुअल में साइन स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू ही निकाल रहे थे और ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है एक कॉर्ड सर्कल का, उस सर्कल का जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड है ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पर, सेंटर पे, एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सर्कल का कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर हम ये एक हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, तो कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्कमफ्रेंस को, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे काटती है। जैसे कि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, जैसे ये डायमीटर सेंटर से होते हुए जाएगा, तो ये जो पूरी लेंथ है ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, कौन, डायमीटर। तो और हमें फिर ये कॉर्ड तो आप समझ में आ गया ये होता है। और ये कॉर्ड जो होता है सर्कल को 2 हिस्सों में बांटता है, जैसे कि एक ये हिस्सा हो गया और एक पूरा ये हिस्सा हो गया। इन 2 अलग अलग हिस्से को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया ये भी सेगमेंट हो गया ब्लू कलर वाला, और ये जो नीचे आपका येलो कलर का है ये भी आपका सेगमेंट हो गया। कॉर्ड की वजह से सर्कल 2 सेगमेंट में बढ़ जाता है। डायमीटर अगर कॉर्ड होता तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सर्कल को 2 बराबर सेगमेंट में बांटता है। तो अब हमको यहाँ पर सेगमेंट 2 टाइप का होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक सर्कल है और ये अगर कॉर्ड है और यहाँ पर सेंटर है, तो अगर ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल जो बना रहा है, ये दोनों रेडियस हो गया और ये आपका कॉर्ड हो गया। ये जो एंगल बना रहा है मान लेते थीटा, अगर इस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी होगी तो ये जो सेगमेंट यहाँ बन रहा था ये माइनर सेगमेंट होगा। और यही एंगल अगर जैसे कि मान लीजिए ये जो कॉर्ड है, ये जो दूसरा वाला कॉर्ड है यहाँ से ऐसे बनाया था, लेकिन दूसरा वाला एंगल कैसे यहाँ से बनेगा, ये कुछ ऐसा वाला एंगल बनेगा जो इधर वाला सेगमेंट है आपका, इधर वाला सेगमेंट है, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ बनेगा और ये एंगल साफ तौर पे दिख रहा है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तब उस केस में आपको जो ये सेगमेंट ऊपर वाला होगा वो क्या लाएगा, मेजर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। जो सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है, इसका सेंटर ये है और इसे कॉर्ड है, कॉर्ड ये हम मान लेते हैं, और माइनर बोला है तो ऑब्वियस ही बात है 180 से छोटा ही होगा। और वो एंगल हमें दिया हुआ है कि रेडियस ने जो कॉर्ड की वजह से यहाँ एंगल कितना सबटेंड हुआ है, 90 डिग्री का हुआ है। ये सेंटर हो गया, कॉर्ड का नाम ए बी डाल देते हैं और हमें इसका एरिया निकालना है इससे, सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर आप पहले तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको भी पता होना चाहिए आपको कि इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं, सॉरी। ये जो यहाँ से ये ऐसे, फिर ये कर्व टाइप का आया और फिर यहाँ से ये पूरा होता है सेक्टर। सेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक माइनर और मेजर सेक्टर। वही एंगल वो सेम वही रहेगा कि अगर 180 से अगर एंगल यहाँ पर कम होगा तो वो माइनर सेक्टर और बड़ा होगा तो मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्टर का अगर मैं इस पूरे का निकाल दूँ, माइनर सेक्टर का एरिया OABO, इस सेक्टर का एरिया निकाल दूँ और उस सेक्टर में मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये करने, इतना जानने के बाद अब आपको करना कैसे एग्ज़ाम में, कि सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, आर दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर, एंगल जो है सेंटर पे जो बन रहा है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, और हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का अगर आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ से OABO, और वो होता है क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ट्रायंगल यहाँ कौन सा था आपका OAB, और ये सेक्टर का नाम आप कैसे लिखोगे, तो सेक्टर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि सेक्टर था क्या पूरा OABO ऐसे था ये, तो हो जाएगा आपका कितना OABO, ठीक है। और सेगमेंट का, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया है, सेगमेंट का नाम जो होगा आपका वो होगा, सेगमेंट का नाम ऐसे, यहाँ सेगमेंट तो ये है ना, तो ये ऐसे करेंगे ABA, ठीक है, ऐसे सेगमेंट ABA। तो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, तो सेक्टर का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो जानते ही होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ एंगल कितना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये लेना, हाँ तो इन्होंने मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू में 3.14 लेना है। आर आपको 10 दिया हुआ है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ बेस कितना हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ये आपको, ठीक है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, ये साइड हाइपोटेनियस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर एक ये होगा और बेस ये होगा, ये दोनों में से कोई होगा, यानी रेडियस ही दोनों होंगे कोई। तो बेस के जगह पर भी क्या हो गया आपका वही रेडियस यानी 10 सेंटीमीटर, और हाइट के जगह पर भी वही 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर होगा, तो ये 10 इंटू 10 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, और ये अगर मैं इसे यहाँ काट दूँ तो 1 टाइम में और ये 4 टाइम में हो जाएगा। तो ऊपर में अगर हम दो टर्म है आपके पास, यहाँ पर एक ही टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में आप कॉमन देखो तो एक तो 10 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये भी तो है कि इसके 10 के स्क्वायर के बदले, और इनटू में नीचे में ये 4 है, यहाँ 2 है, तो नीचे में यानी 1 अपॉन में, या इसी के नीचे ही ले लो आप, अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ 10 का स्क्वायर चला गया, ऊपर में क्या बचा सिर्फ 3.14, और नीचे में 2 को 4 से डिवाइड किया तो आपका कितना बच गया 2 बच गया। फिर यहाँ माइनस 10 का स्क्वायर चला गया, ऊपर में क्या बचा 1 बचा, और नीचे में तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा ये आपका। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन में 2, और ये 3.142 को अपॉन 2 से करो तो ये पॉइंट हटा दो 200, और 200 को आप इधर से 314 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 200, एक बार में 411, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, कितना हो गया ये 5 टाइम में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर कितना 140 हो जाएगा, 1 0 आएगा तो कितना 7 बार में, तो ये हो गया आपका कितना 1.57 माइनस 1, और ये यहाँ से कट के आपका हो गया कितना 50। तो 50 और इंटू ये आप माइनस कर दो यहाँ पर 1.57, और ये 1 इधर कुछ नहीं है तो 0 है इस एक के बदले, तो ये 57 हो गया, और यहाँ पर वो 0 हो गया, तो 0 इंटू 57, और अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 3 28, और ये यहाँ 0 हो गया, और एक 0 यहाँ आ गया, पॉइंट कितने पर है 2 पर है, तो यहाँ लगा देंगे 28.50 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। इस क्वेश्चन में हमें अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अनशेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। अब इस अनशेडेड रीजन में हम देख रहे हैं फिगर किस किस तरह का है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं इस डायमीटर को यहाँ मिला दूँ तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, और इस तरह से हमारे पास यहाँ 4 सेम टाइप के सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल आपके पास 4 सेमी सर्कल है यहाँ, और इनका एरिया निकालना है, और साथ में ये 4 जो सेमी सर्कल है इनके बीच में एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। तो अगर हम चारों का एरिया ऐड कर दें तो हमें अनशेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब वो निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या है। तो ये जो एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर हो गया जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। और ये भी देख पा रहे हैं कि इस स्क्वायर की जो बाउंड्री है, बाउंड्री से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हर जगह दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और मुझे अगर अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है पूरे का, तो मुझे यहाँ का रेडियस पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितना है, ये मान लेते हैं r है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आर ही हो जाएगा। और ये आर है तो यहाँ से लेकर के ये जो रेडियस ये भी आर हो जाएगा, ये आर होगा तो ये वाला हिस्सा भी आर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा। ठीक है, सेम इसी तरह ये भी क्या होगा, आर ही होगा, ये भी यहाँ से क्या होगा, आर ही होगा। और सबका सेम इसी तरह ये भी क्या होगा, यहाँ पर आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। ठीक है, लेकिन ये आर निकाले कैसे? तो सबसे पहले ये देखो कि 3 सेंटीमीटर इधर हमने हटा दिया, 3 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दिया, फिर 3 सेंटीमीटर हमने इधर माइनस कर दिया, तो बचा आपका ये वाला हिस्सा। और ये हिस्से की लंबाई, ये हिस्से की बोलो या यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से की लंबाई बोलो, सेम ही है। और ये कितनी हो जाएगी, तो 14 और माइनस 3 इधर माइनस हुआ, 3 इधर माइनस हुआ, टोटल कितना 6 माइनस हुआ। और ये कितना बचा आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बचा। यानी क्या कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, या इधर भी करोगे तो वही क्या 8 सेंटीमीटर ही होगा। अब 8 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक ये पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा जोड़ो तो, जैसे कि ये आर यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आर ही होगा। देख लो ये लेंथ कितनी थी, आर थी हमारी, तो ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर, और यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो कितने आर हो गए, 4 आर हो गए। तो 4 आर इक्वल टू कितना आया था हमारा, 8 सेंटीमीटर। 4 आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अपॉन 4, और ये कट के आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आपको मिल गया। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कि 4 सेमी सर्कल है हमारे पास, सेमी सर्कल, अब प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा। अब प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर यहाँ बीच में बना था आपका, ये वाला, इस एरिया में कि साइड कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये 2r है, तो कितना हो जाएगा ये 2r, यानी कितना 2r का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का एरिया 2r स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या इन्होंने मेंशन किया हमें लेना, तो अगर पाई और रेडियस, ठीक है, रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर आया, तो पाई रहने देते हैं, ये 2 का स्क्वायर और होल अपॉन में ये 2 आ रहा है, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया आपका। अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो कितना हो जा रहा है, ये 4 2 जा 8 पाई और प्लस 2 दूनी 4, ये कितना 16 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मान लो 8 कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यह पॉइंट में लाना है तो 8 पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो, प्लस 2, और ये हो जाएगा आपको कितना 8 इंटू 5.14, सॉरी 5.14, और ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करो 2 3 1 और 16 और 1 17, ठीक है। 2.14 आपने किया, 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 8 का 8 3 11, 1 हासिल, 8 10 और 1 11, और 16 1 17, सॉरी, ठीक है। इतना क्या सेंटीमीटर ये दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये P पॉइंट एक्सटर्नल हो गया है, यहाँ से 2 टेंजेंट खींचा गया है। 2 टेंजेंट, एक हो गया आपका PA और दूसरा टेंजेंट PB। और जैसा कि आप जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। तो और हमें वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि PA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो PB भी आपका कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद इस सर्कल का सेंटर जो है वो O दिया हुआ है आपको, ठीक है। एट पॉइंट E, यानी E पॉइंट पर भी ये भी एक यहाँ पर टेंजेंट है आपका सर्कल पर, और ये टेंजेंट जो है
बाकी दोनों टेंजेंट पी ए और पी बी को, एक को सी पॉइंट पे काट रहा है और एक को डी पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और पी ए की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो पेरीमीटर हमें निकालना है पी सी डी का। तो पी सी डी कौन सा हो गया, ये पी सी डी आपका ये ट्रायंगल हो गया। अब मुझे इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मतलब क्या, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इनको जोड़ना होगा। ये जोड़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा चीज़ कितना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि हमें टेंजेंट दिया हुआ है, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से दिया हुआ है वहाँ से का टेंजेंट हम लिख लेते हैं कि पी ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पी बी के। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से खिंचा हुआ इक्वल होता है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, पी से। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर ये सी पॉइंट जो है ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहा है तो ये टेंजेंट ए सी और ये सी, दो टेंजेंट हो गए और ये दोनों भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू सी ई, और रीजन क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी से। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फिर अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट डी है, डी से भी एक टेंजेंट ये गया हुआ है और एक ये गया हुआ है, यानी डी ई और बी डी। तो अगेन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, एक मिनट, बी डी इक्वल टू डी ई, और इसका रीजन वही टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ, डी से। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब सबसे पहले और हमें जो निकालना है, यानी पी सी की वैल्यू चाहिए हमें, सी डी की वैल्यू चाहिए हमें, सी डी की वैल्यू चाहिए, और फिर क्या, पी डी की वैल्यू चाहिए, तभी हम पेरीमीटर निकाल सकेंगे। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिल करके पूरा ए पी बना है, जिसकी वैल्यू 10 है आपकी। और ये जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा इस इक्वेशन से। ए सी बराबर सी ई, दोनों टेंजेंट हैं। तो और दूसरा क्या कि ये वाला हिस्सा जो है इसके बराबर होगा, और ये हिस्सा किसके बराबर रहेगा, इस टेंजेंट के बराबर, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये सी पी और ये जो पी डी, ये किनके हिस्से हैं, जो पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा हुआ है। और मुझे सम निकालना है। सम मतलब क्या कि अगर मैं जो निकालना है मैं लिखूँ कि सिंस वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, तो आप ये लिखोगे कि पी सी प्लस पी डी और प्लस सी डी, ये लिखेंगे आप। अगर पी सी अगर आप देखें तो पी सी यहाँ से यहाँ तक है, और ये अगर मैं निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे ए पी में ए सी माइनस करना पड़ेगा। तो मैं पी सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ए पी माइनस ए सी, ये पी सी के बदले लिख दिया। फिर ये प्लस की जगह पर मैंने प्लस लिखा। पी डी आपका यहाँ से यहाँ तक है आपका। इस पी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि पूरे बी पी में से मैं बी डी को माइनस कर दूँ, पूरे बी पी में मैं माइनस कर दूँ बी डी को, ये हो गया आपका। प्लस सी डी की वैल्यू, सी डी आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ये सी डी है आपका, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई प्लस ई डी। तो ये हो गया आपका सी ई प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ के हो रहा, बाकी माइनस में हो रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, तो ए पी की वैल्यू आपको दी गई है, ए पी की वैल्यू 10 है, माइनस ए सी। अच्छा, ए सी जो ये है, ए सी हमें इस पेरीमीटर में तो कोई मतलब नहीं है निकालने से, तो ए सी के बदले में सी ई लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से। ए सी के बदले सी ई प्लस बी पी की वैल्यू कितनी, 10 दी गई है आपको, माइनस बी डी जो ये यहाँ से यहाँ तक है, क्या बी डी की वैल्यू मैं डी ई लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। तो बी डी की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, डी ई, बी डी की वैल्यू डी ई प्लस सी ई और ई डी, तो ये मिलके तो हो गया कितना, सी डी वापस लिख दो, को इसको तोड़ने वापस कर दिया हमने उसी फॉर्म में। अब यहाँ पर ये जो
10 और ये 10 मिलके आपका हो गया 20 माइनस सी ई माइनस डी, मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा सी ई और प्लस का डी ई और प्लस ये सी डी बाहर मेरा। अब यहाँ से बी 20 और सी ई प्लस डी ई क्या है, सी ई प्लस डी ई क्या है, ये सी डी के बराबर है। तो मैं इस पूरे के बदले में सी डी लिख सकता हूँ और फिर ये प्लस का सी डी। अब ये माइनस सी डी प्लस सी डी ये कट गया और आपका पेरीमीटर निकल गया 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर।